हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स अतुल्या के अंदर पैसिफिक आइलैंड नेशंस के ऊपर। ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस करें लगेगा कि पैसिफिक आइलैंड्स नेशन, पैसिफिक आइलैंड्स, ओशनिया, उनके बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था, फिर वो लुक ईस्ट पॉलिसी का फेज 2 स्टार्ट हुआ, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्चुअली उसके भी काफी सारे फेजेस हैं, 3 फेजेस मैं आपको समरी फॉर्म में बता दूंगा। इस पे भी कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसके अंदर भी इंडिया का फोकस भी काफी जा रहा है और इंडिया से पहले जैसे कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो उसमें कवि आपके यहाँ पे चाइना है। तो वो ऑलरेडी वहां पे पैसिफिक आइलैंड में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो सोलोमन आइलैंड्स करके एक आइलैंड्स है वहां पे, तो वहां पे भी चाइना बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। उसके साथ उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो स्टैब्लिश कर लिए हैं, अब अपना मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश करने की भी बातें चल रही हैं। ये हिंदू न्यूज़पेपर में अक्टूबर आपका ये अप्रैल 15 2022 को ये आर्टिकल आया था। पर ऐसा नहीं कि अप्रैल में ही आर्टिकल आया था, उससे पहले भी फ्रॉम टाइम टू टाइम आर्टिकल्स आए जा रहे थे। हिंदू ने बस उसको कंपाइल करके उसकी समरी टाइमलाइन फॉर्म में पूरा बता दिया है, पर फ्रॉम टाइम टू टाइम आपके आर्टिकल्स आ ही रहते हैं पिछले साल से कि चाइना कैसे वहां पे अग्रेसिव हो रहा है पैसिफिक आइलैंड में। और चाइना के अग्रेसिव होने की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया इस वजह से गुस्सा खा रहा है, और इसी वजह से काफी सारे ऑस्ट्रेलिया ने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे आपका एक इनिशिएटिव हो गया क्वाड का। अब क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज हैं आपकी, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। और साथ में एक और इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलिया ने करा है, AUKUS। इसके ऊपर भी प्रीलिम्स और मेंस में तो पिछले साल क्वेश्चंस आए भी थे, प्रीलिम्स में भी आया था। तो AUKUS यहाँ पे 3 कंट्रीज से है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने सबमरीन्स को अपग्रेड करने के लिए इन दोनों कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करी है बिकॉज ऑफ अग्रेसिव चाइना इन इट्स बैकयार्ड पैसिफिक आइलैंड्स में। तो फ्रेंड्स, इंडिया भी अग्रेसिव हो रहा है, चाइना भी हो रहा है, तो काफी सारी न्यूज में है। तो इसी कंटेक्स्ट में मैंने सोचा कि जो भी आपके पैसिफिक आइलैंड्स के एसोसिएटेड एस्पेक्ट है, सोलोमन आइलैंड्स का, पैसिफिक आइलैंड्स का, तो उसको एक ही लेक्चर में कवर कर देते हैं। साथ में जो भी एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं, जैसे ताइवान हो गया, क्योंकि पैसिफिक आइलैंड्स में सोलोमन आइलैंड्स, आपके किराबती आइलैंड्स हो गए, इन्होंने आपके ताइवान से डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ के फिर चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश करे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में मैं आपको ये बता दूंगा कि ताइवान के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री बता दूंगा, और साथ में एक और पॉइंट रेस होता है यहाँ पे, तो ताइवान के बारे में बता दूंगा। साथ में एक और पॉइंट रेस होता है जिबूती के बारे में। वो एक अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन इसी आर्टिकल में, जब मैंने आपको आर्टिकल शो करा है हिंदू न्यूज़पेपर का, तो इसी आर्टिकल में शो करा है कि जिबूती में तो चाइना का एक ऑलरेडी आइलैंड है ही, वहां पे एक मिलिट्री बेस है ही, अब सोलोमन आइलैंड पे भी हो रहा है। तो दिस विल बी द सेकंड मिलिट्री बेस ऑफ चाइना इन सम अदर कंट्री। तो इस कंटेक्स्ट में जो भी एसोसिएटेड आपके पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा ना 3C अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे फैक्ट्स तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पर कुछ एनालिटिकल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, वो भी शेयर करूंगा। रीजन बीइंग क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में एक स्टोरी फॉर्म में आपको बता देता हूँ। ये आर्टिकल आया था, और इस आर्टिकल का जो न्यूज थी सोलोमन आइलैंड्स का, पहले सोलोमन आइलैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे आपने आर्टिकल ही देखा था, रेड स्टार ओवर सोलोमन आइलैंड्स, तो वो रेड स्टार आपका है, वो आपका चाइना है। ये रहा आपके चाइना के रेड स्टार्स हो गए आपके सोलोमन आइलैंड्स पे। तो उसके पहले ज्योग्राफी एक बार देख लेते हैं। सोलोमन आइलैंड्स ये आपका पैसिफिक ओशन में आपका आ गया, यहाँ पे ओशनिया में आपका साउथ पैसिफिक ओशन के पास है आपका ये सोलोमन आइलैंड्स। तो ये आपके बहुत सारे हैं। इसकी कैपिटल है सोलोमन आइलैंड्स की होनियारा, होनियारा, HONIARA। तो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में आपके जो आइलैंड्स हैं, यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी ही हो गया आपका। तो वो जो आपका आइलैंड है पपुआ न्यू गिनी एंड आपके ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी के आपके ईस्ट में आता है, ऑस्ट्रेलिया के आपके नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो ये सोलोमन आइलैंड्स की आपकी लोकेशन है आपकी, ये देख सकते हैं। तो मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंट है। और ये इसके मेजर आइलैंड्स हैं। अगर इसका क्लोजअप आपका मैप देखें तो साउथ चाइना सी, कोरल सी हो गया, ये आपके आइलैंड्स हो गया होनियारा। और ये आपका सबसे, ये इसकी कैपिटल है, और ये इसका सबसे बड़ा आइलैंड है सोलोमन आइलैंड में, गुआद GUADAL कैनल, गुआदल कैनाल, गुआदल कैनाल, ये आपका आइलैंड है। तो ये आपका सोलोमन आइलैंड का सबसे मेजर आइलैंड है आपका। तो ये आपका मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हो गया। तो पहले तो मैं इस आर्टिकल की समरी बता देता हूं, एंड अगेन जो भी एसोसिएटेड पॉइंट्स हैं मैं आपके शेयर कर दूंगा। अ डॉक्यूमेंट टाइटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि चाइना। एक आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 चीजें आती हैं आपकी। एक होता है ROC, वो होता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो आपका ताइवान होता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस एंड PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो आपका चाइना होता है जो हम बात करते हैं, जिसके बारे में दोनों क्लेम करते हैं कि वी आर द रियल चाइना।
तो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज करा था, उसमें यही कहा था कि सोलोमन आइलैंड्स इन द साउथ पैसिफिक हैज रीच्ड अ डील विद चाइना व्हिच आउटलाइंस a higher level of security cooperation and this is the first deal of its kind for Beijing China in the region। ये आपका हो गया। और साथ में यही है कि डॉक्यूमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर चाइनाज नेवल वेसल्स टू यूटिलाइज द आइलैंड फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट्स एंड यहाँ पे मिलिट्री बेस की भी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसी वजह से यूएसए ऑस्ट्रेलिया हो गया जिसपे काफी सारे हाई स्टेक्स है इस आइलैंड में, तो वो वहां पे काफी वरिड हो चुके हैं। तो अगेन यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि किस कंट्री के साथ पैसिफिक आइलैंड में चाइना ने ये डॉक्यूमेंट आपका रिलीज करा था। ठीक है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द गवर्नमेंट ऑफ सोलोमन आइलैंड्स ऑन सिक्योरिटी आपका कॉपरेशन। तो सिक्योरिटी कॉपरेशन के कंटेक्स्ट में चाइना ने किस आइलैंड के साथ अपना फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट रिलीज करा था। तो ये आपका हो गया। सो अगर सोलोमन आइलैंड्स की ज्योग्राफी के बारे में बात करें, मैंने आपको बताया था इट्स कैपिटल इज Honiara, which is located on the largest island of the Solomon Island, which is Guadalcanal। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, Guadalcanal। It is a part of the ethnically Melanesian group of islands in the Pacific and lies between Papua New Guinea and Vanuatu। वनुआतू करके एक आइलैंड है और पपुआ न्यू गिनी है। ये इन दोनों आइलैंड्स के बीच में एक मेलेनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। डोंट बी वरीड, मैं उसकी ग्रुपिंग्स के बारे में बता दूंगा। मेलेनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो उसके बारे में अगेन सोलोमन आइलैंड ये आपका आर्टिकल आया था। तो अगर आइलैंड्स की अगर हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़े तो पहले इट वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉलोनियल एरा के टाइम पे, देन जर्मनी, फिर जापान, क्योंकि वहां पे आपका एक्सेस पावर्स थी, उनके हाथ में आ गया, फिर अगेन यूके के हाथ में आ गया, फिर अमेरिका के हाथ में आ गया वर्ल्ड वॉर 2 में। तो आपकी एक इनफैक्ट वॉर भी हुई थी, वॉर ऑफ गुआदलकैनाल, तो उसके ऊपर आ गया था एंड उसके बाद अमेरिका के अंदर कंट्रोल आ गया था एंड द आइलैंड बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1978 एंड राइट नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ रिल्म्स, यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो ब्रिटिश क्वीन जो है आपकी एलिजाबेथ, उनको तो क्वीन मानते हैं, बट वैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, खुद अभी इंडिपेंडेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बहुत अग्रेसिव है पर चाइना के कंटेक्स्ट में, पर चाइना की प्रेजेंस के होने के की वजह से यहाँ पे काफी वरिड हो चुका है आइलैंड। अब ताइवान और चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात करें तो पहले इनिशियली इसके ताइवान के साथ बहुत इसके क्लोज रिलेशन थे, बट इन 2019 द गवर्नमेंट हेडेड बाय आपका न्यू प्राइम मिनिस्टर स्विच्ड ताइवान फॉर आपका चाइना। तो इन्होंने ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ के चाइना के साथ क्लोज हो गए। ताइवान के बारे में भी थोड़ी देर बता दूंगा आपको। तो यही है कि ब्राइब करा गया था, काफी सारा डिप्लोमेटिक एड दी गई थी इसी वजह से। तो सोलोमन आइलैंड ने तो 2019 में स्टेप लिया ही था, साथ में आपका किरीबती करके आइलैंड है, दोनों ने ये स्टेप लिया था। तो सोलोमन आइलैंड वाज अमंग द 6 पैसिफिक आइलैंड स्टेट व्हिच हैड ऑफिशियल बायलैटरल रिलेशंस विद ताइवान। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, पर उसके बाद इस स्टेप के बाद सोलोमन आइलैंड एंड किरीबती के बाद सिर्फ 4 रीजनल कंट्रीज हैं साउथ पैसिफिक आइलैंड्स में जो आपकी ताइवान के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, एंड ऑल दीज बिलोंग्स टू द माइक्रोनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स व्हिच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसए। तो जो माइक्रोनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो उसमें अगर बात करी जाए तो सिर्फ 4 आइलैंड्स अब बचे हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं। ओवरऑल आपकी 13+1 कंट्रीज हैं इन द वर्ल्ड। 13+1 में आपका +1 में आपका वेटिकन सी आ जाता है, या फिर होली सी आपका वेटिकन सिटी आपका वो आ जाता है। बाकी 13 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो सिर्फ ताइवान के साथ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करके रखते हैं। तो ये आपका हो गया। तो अगेन इस पे अगर क्वेश्चन बन सकता है कि वेदर सोलोमन आइलैंड्स और किरीबती हैव एनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद आपका ताइवान, तो करेक्ट आंसर होगा नो। तो ये सोलोमन आइलैंड्स की कहानी थी। अब मैं किरीबती आइलैंड के ऊपर आ जाता हूं। यहाँ पे अगेन किरीबती आइलैंड्स ये है आपका, इसकी कैपिटल है साउथ तवरा। साउथ तवरा, इसके साउथ में आपके यहाँ पे कुक आइलैंड्स हैं यहाँ पे, और किरीबती की ये आपकी लोकेशन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोलोमन आइलैंड्स थे आपके, और सोलोमन आइलैंड्स के थोड़ा सा और नॉर्थ ईस्ट में, मतलब ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में आपका सोलोमन आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट में आपका किरीबती आइलैंड है। तो ये आपके किरीबती आइलैंड्स है, और किरीबती आइलैंड्स में आपका साउथ तवारा करके इसकी कैपिटल है। तो अगेन ये छोटी छोटी कंट्रीज के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इट इज एन इंडिपेंडेंट आइलैंड नेशन अगेन, एंड इट गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। पहले यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही सब कंट्रोल थे एज अ सोवरेन स्टेट इन 1979। कैपिटल इज साउथ तरवरा, एंड इसके काफी सारे हैं। इसकी ज्योग्राफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि काफी आपका एक्सट्रीम में आता है ये आपका यहाँ से। तो यहाँ से आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है वो भी पास करती है, इक्वेटर भी पास करता है।
तो इस कंटेक्स्ट में इसकी ज्योग्राफी और टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो आइलैंड है इट कंप्राइजेस 32 अटोल्स एंड वन रेस कोरल आइलैंड बाय द नेम ऑफ बनबा। तो कोरल आइलैंड के नाम पे कंटेक्स्ट ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ के रिलेटेड होगा, ऑस्ट्रेलिया के पास होगा। बनबा करके ये इसका कोरल आइलैंड है इसका। एंड देयर स्प्रेड ऑल दीस 32 आइलैंड्स, मोर देन 30 आइलैंड्स स्ट्रैडल द इक्वेटर एंड द 180th आपका मेरिडियन। तो आपका इक्वेटर है, तो यानी कि आपका इक्वेटर भी आता है, 180th आपका मेरिडियन भी जाता है, तो दोनों इससे पास करते हैं। ऑल्दो द इंटरनेशनल डेट लाइन गोज अराउंड किरिबिती एंड स्विंग्स फार टू द ईस्ट ऑलमोस्ट रीचिंग द 150 डिग्री वेस्ट मेरिडियन। तो आपने देखा होगा कि मैप में ऐसे आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन जाती है, फिर वो ऐसे जाती है, फिर वो ऐसे जाती है। तो ये आपके किरिबिती करके आइलैंड है जहां से आपका ये पास करती है। तो इस तरीके से लेकिन मैप में दिखाते हैं कि वहां पे। तो अगेन this brings Kiribati Eastern Island, the southern line island south of Hawaii, into the same day as the Gilbert Islands and places them in the most advanced time zone on Earth, UTC+14। तो सबसे आपका एक्सट्रीम अगर टाइम जोन की बात करें तो वहां पे आपका किरिबिती का आइलैंड आता है। सो किरिबिती इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी सिचुएटेड इन ऑल 4 कार्डिनल हेमिस्फीयर। तो आप ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किरिबिती इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी सिचुएटेड इन द ऑल 4 कार्डिनल हेमिस्फीयर्स। तो आप किरिबिती के अगर हम कार्डिनल हेमिस्फीयर की बात करें कि इक्वेटर यहां से पास करता है, इंटरनेशनल डेट लाइन यहां पास करती है। तो किरिबिती के जो आइलैंड्स हैं आपके चारों आइलैंड, कुछ यहां पे आइलैंड्स हैं, कुछ यहां पे आइलैंड्स हैं, कुछ यहां पे आइलैंड्स हैं, यहां पे आइलैंड है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका किरिबिती का। ठीक है, ये आपका हो गया। तो अब हम बात करते हैं सोलोमन आइलैंड्स के बारे में, बात कर ली हमने, और अब की किरिबाती आइलैंड्स के बारे में बात कर ली। फिर मैं आपको बता रहा था, कुछ मैंने टर्म्स मेंशन करी थी, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया आइलैंड्स आपके इस तरीके से बात करी थी। तो फ्रेंड्स ये आपके हैं 3 ऑफ द मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक आइलैंड ओशंस में वैसे बहुत सारे आइलैंड्स आते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी आता है और न्यूजीलैंड भी आता है आपका वैसे, पर नॉर्मली हम पैसिफिक आइलैंड्स की बात करते हैं तो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स जो डॉट्स की तरीके से उनके बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी आइलैंड हो गया आपका, विच इज डिवाइडेड बिटवीन पपुआ न्यू गिनी एंड अनदर कंट्री। तो वो आपकी कंट्रीज भी आती हैं, पर जब हम पैसिफिक आइलैंड्स के बारे में बात करते हैं तो ये छोटी छोटी कंट्रीज आती है। और ये छोटी कंट्रीज आपकी जो आइलैंड कंट्रीज हैं ये 3 ग्रुपिंग में आती हैं, डिवाइडेड होती हैं। मेलेनेशिया जिसमें सोलोमन आइलैंड आता है आपका, माइक्रोनेशिया जिसके अंदर किरिबिती आइलैंड आता है, मैंने आपको किरिबिती बताया था, एंड पॉलिनेशिया जिसके अंदर यूएसए का आपका हवाई भी आ जाता है आपका। तो ये आप देखिए कि यह 3 आइलैंड्स है, पॉलिनेशिया के अंदर आपका ये न्यूजीलैंड भी आ जाता है आपका। तो ये ध्यान रखना, मैंने आपको दोनों आइलैंड्स के बारे में नाम मेंशन करा था। तो फीजी हो गया, ये भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एथनिक इंडियंस बहुत नंबर में रहते हैं। इनफैक्ट इंडिया के सबसे ज्यादा जो अच्छे रिलेशंस हैं वो फीजी के साथ ही हैं। तो मेलेनेशिया के अंदर आपका सोलोमन आइलैंड्स एंड फीजी आ गया। उसके नॉर्थ में आपका हो गया माइक्रोनेशिया आइलैंड जिसके अंदर आपका किरिबाती आ गया, जहां से इंटरनेशनल डेट लाइन जिसके आइलैंड्स में आपका इक्वेटर और आपका ये सब पास करता है, इंटरनेशनल डेट लाइन होता है। एंड देन पॉलिनेशिया हो गया जिसके अंदर आपका हवाई आइलैंड्स आ जाता है और न्यूजीलैंड आ जाता है। तो ये आपके हैं। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, माइक्रोनेशिया हो गया, ये आपके जो मेजर ग्रुपिंग्स हो गई आपके आइलैंड्स की। वनुआतु आपका हो गया यहाँ पे, फिजी हो गया आपका, सोलोमन आइलैंड्स हो गए। तो ये आपके आइलैंड्स हो गए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये चीजें देख लेना कि इसकी ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पैसिफिक आइलैंड ग्रुपिंग के अंदर तो काफी सारी कंट्रीज आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी, पर छोटे आइलैंड्स की बात करें तो 14 मेजर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं। वो उसमें आ गया फिजी, पपुआ न्यू गिनी, किरिबाती, कुक आइलैंड्स, नौरू, तुवालू, टोंगा, सोलोमन आइलैंड्स, समोआ, न्यू, वनुआतु, पलाऊ, मार्शल आइलैंड्स एंड माइक्रोनेशिया। तो ये आपके 14 प्रोमिनेंट आपके पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं आपकी। तो इसके रिलेटेड आप पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज तो एक पैसिफिक आइलैंड फोरम करके भी है, तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सो दिस वाज फॉर्म्ड इन 1999 एज अ सक्सेसर टू द अर्लियर साउथ पैसिफिक फोरम सेटअप इन 1971। तो पहले एक साउथ पैसिफिक फोरम आपका सेटअप करा गया था 1971 में, बट देन इट वाज रिप्लेस्ड बाय पैसिफिक आइलैंड फोरम व्हिच वाज फॉर्म्ड इन 1999। एंड इसका सीट ऑफ सेक्रेटेरिएट है आपका फीजी, और फीजी में भी एक जगह है फीजी सुवा करके। तो फीजी में इसका सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है आपका पैसिफिक आइलैंड फोरम का। एंड इट वाज फॉर्म्ड बाय, जो इसका फ्रेमवर्क है इसका फंक्शनिंग का, दैट वाज आपका लेड बाय बिके तवा डिक्लेरेशन।
So Biketawa Declaration constitutes a framework for coordinating response to regional crisis. The declaration takes its name from the Kiribati islet of आपका Biketawa. तो अगर कोई भी रीजनल क्राइसिस होता है तो वहां पे ये इसकी फंक्शनिंग कोऑर्डिनेट करता है बिकेतेवा डिक्लेरेशन. तो बिकेतेवा डिक्लेरेशन है दैट लेज डाउन द फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द कंट्रीज. ये आपके है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में अगर कुछ क्राइसिस होता है. बिकेतेवा डिक्लेरेशन, और ये बिकेतेवा डिक्लेरेशन आपका बिकेतेवा एक सिटी है वो आपका किरिबातिया है. तो किरिबाती आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था 3 ग्रुपिंग्स है, मलेनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया. तो ये ध्यान रखना आपका, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया. तो ये आपकी आती हैं पैसिफिक आइलैंड. इसकी मेंबरशिप में इसमें 18 स्टेट्स आती हैं. तो अगर हम मेजर कंट्रीज की बात करें, आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पपुआ न्यू गिनी भी आता है आपका. साथ में आपके जो मैंने आइलैंड्स बताते हैं 14 आइलैंड्स तो आते ही हैं. तो ये भी आपके आ जाते हैं. तो 15 आइलैंड्स और आ गए आपके इसके अंदर. तो ये भी आपके हो गए. द मेंबरशिप ऑफ फीजी, जहां पे इनफैक्ट उसका सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है, उसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई थी 2009 में. बट द सस्पेंशन वाज लिफ्टेड इन 2014. यहाँ पे कुछ ना कुछ क्राइसिस चलते रहते हैं पैसिफिक आइलैंड में. सबसे बड़ा इशू यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है आपका. ओके, तो ये आपके हो गए आइलैंड्स आपके. इसकी सिग्निफिकेंस जैसे मैंने बताया था कि Pacific Ocean is the Earth's largest ocean, covering 46% of water surface and 33% of Earth's total surface, making it larger than the Earth's land area. तो अर्थ पे जो लैंड एरिया है पैसिफिक आइलैंड के, पैसिफिक ओशन के कंटेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैसिफिक ओशन का एरिया जो है, इट इज द अर्थ्स लार्जेस्ट ओशन कवरिंग 46% ऑफ द वाटर सर्फेस. तो यानी कि आप बाकी सारे ओशंस, इंडियन ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, आर्कटा, सदर्न सी, आर्कटिक ओशन, उन सबको कंबाइन कर दो. So that is slightly more than, उन सबका combined area slightly more than और almost equal to the Pacific Ocean का आपका. तो आप देख सकते हैं. And 33% of the Earth's total surface ये आपका constitute करता है, which is more than the entire Earth's land area. तो ये इस तरह से significance है आपकी. तो इसी वजह से पैसिफिक आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है आपके. तो इस वजह से काफी ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है. इसलिए अब हम बात करते हैं कि इंडिया कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो मैंने ग्रुपिंग बता दी थी, पैसिफिक आइलैंड फोरम जो 1999 में फॉर्म करी थी, फीजी में उसका सेक्रेटेरिएट है, बिकेतेवा डिक्लेरेशन है. तो साथ में पैसिफिक आइलैंड्स को भी कैसे फोकस कर रहा है. तो मैंने आपको बताया था कि अ न्यू एलिमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी हैज बीन द एक्सटेंशन ऑफ बियॉन्ड एशियन. तो एशियन ग्रुपिंग आपकी जो मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर में कि एशियन है. लुक ईस्ट पॉलिसी की अगर हम 3 फेजेस की बात करें, ये वैसे तो मेंस के लिए तो है पर प्रीलिम्स के लिए भी, कि इसके 3 फेजेस होते हैं. फेज 1 था आपका, इसका फेज 1 जो था आपका वो था 1992 से लेकर 2002 तक, फेज 1. फेज 2 की बात करें तो 2002 से लेकर आपका 2014 तक, जब तक मोदी जी नहीं आए थे. और फेज 3 आपका हो गया 2014 ऑनवर्ड्स. तो ये आपके 3 फेजेस हो गए आपके इसके. तो पहले फेज में तो सिर्फ एशियन ग्रुपिंग्स पे फोकस करा जा रहा था. बाकी उसके बाद में फिर वहां पे और कंट्रीज एक्सटेंडेड ईस्ट एशिया में भी फोकस करने लगा. फिर वहां पे जापान, साउथ कोरिया, एंड उसके बाद ये भी फोकस करा कि ओशनिया जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गए, उसको भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर आपका करा जाता है, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है. और उसके अंदर आपका पैसिफिक आइलैंड्स भी आते हैं. सो इफ अ क्वेश्चन कम्स वेदर पैसिफिक आइलैंड ओशंस कम अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, सो द करेक्ट आंसर इज यस. तो उसके अंदर भी मैकेनिज्म है वहां पर. इनफैक्ट इंडिया इज ऑल्सो डायलॉग पार्टनर ऑफ द पैसिफिक आइलैंड फोरम सिंस 2002. 1999 में बना था और 2002 से डायलॉग पार्टनर फोरम भी है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स, एक फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन, FIPIC समिट. तो ये आपकी समिट हुई थी, पहली बार समिट हुई थी आपकी 2014 में, जब मोदी जी फीजी गए थे. क्योंकि मोदी जी ने ट्रैवल काफी करा था, और ये बहुत अच्छी बात है कि छोटी छोटी कंट्रीज को जिनको इग्नोर करा गया था काफी टाइम से, उनके वहां पे भी मोदी जी गए थे. तो 2014 में फीजी में ये समिट हुई थी, इसकी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन, इसकी जो समिट हुई थी. तो ये इसकी जो पहली समिट हुई थी ये 2014 में हुई थी. इसकी दूसरी समिट हुई थी जयपुर में 2015 में. तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन समिट आपका. Then in 2017, Government of India organized the India Pacific Island Sustainable Development Conference.
जो आपकी फिजी में हुई थी, और 2019 में ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मोदी जी हेल्ड एन इंटरेक्शन विद द लीडर्स ऑफ द पैसिफिक स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। तो आप देख सकते हैं कि पैसिफिक आइलैंड्स हमेशा यहाँ पे काफी फोकस रहा है। और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, अगेन इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक 1 बिलियन फंड सेटअप कराया गया फॉर क्लीन एनर्जी। पैन पैसिफिक आइलैंड्स ई नेटवर्क एक सेटअप करने की बात कर रही है, ऐसे ही एक ई नेटवर्क वैसे अफ्रीका में भी सेटअप करने की बात हो रही है। साथ में पैन पैसिफिक आइलैंड ई नेटवर्क जो हेल्थ और एजुकेशन को इंश्योर करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसिफिक आइलैंड्स आप देख सकते हैं कि काफी अलग अलग जगह पे हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस उनके बीच में है। इसी कंटेक्स में और भी बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए गए हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स पैसिफिक आइलैंड के बारे में। पर मैंने आपको बताया था कि ये तो छोटी कंट्रीज होगी, पॉलिनेशियन हो गई, मेलेनेशियन हो गई, माइक्रोनेशिया हो गई, ये 3 ग्रुप्स हो गई आपकी। साथ में पैसिफिक आइलैंड्स के अगर हम बारे में बात करें तो कुछ मेजर कंट्रीज भी आती हैं, जैसे आपका क्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। पर ये जीलैंडिया क्या है, वैसे लग तो रहा है कि चलो यार जीलैंड ये आपका न्यूजीलैंड से रिलेटेड है, पर एग्जैक्टली है क्या, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्चुअली कहा जाता है कि एक नया कॉन्टिनेंट है। भाई हमको तो थोड़े बहुत ही कॉन्टिनेंट बताए थे कि एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर आपका चलो ओशनिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया जिसके अंदर आ गया, और साथ में आपका हो गया यूरोप हो गया। पर ये कहाँ पे है, तो ये देख लेते हैं जीलैंडिया के बारे में। तो इसके बारे में भी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ आता रहता है। इसके ऊपर अब तक क्वेश्चन आया नहीं है, तो पर इसलिए हमने सोचा कि चलो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में पिछले 1-2 साल के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं टॉपिक्स। तो ऑस्ट्रेलिया तो ये रहा आपका। ऑस्ट्रेलिया के साथ में ये ग्रे वाला जो पार्ट है ये आपका न्यूजीलैंड है आपका, जिसको मैंने अब रेड कर दिया है वैसे। और ये न्यूजीलैंड के बीच में ऑलमोस्ट वैसे देखा जाए तो शेप वही है, थोड़ा सा उसको टिल्ट कर दो तो उसी की शेप में आपका ये आपका जो व्हाइट है ये जीलैंडिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्टिंक्ट है, इससे सेपरेटेड है ऑस्ट्रेलिया और जीलैंडिया। तो ये एक कॉन्टिनेंटल आपकी ओशनिक क्रस्ट है जो ऊपर आती है, और इसी का जो वहां पे जब सी के ऊपर आ जाता है तो न्यूजीलैंड बन जाता है। यहाँ पे नॉर्फलोक आइलैंड करके भी है यहाँ पे मेरे ख्याल से। तो ये न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड के नीचे जीलैंडिया आ जाता है। तो ये कहा जाता है कि ये एक कॉन्टिनेंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्टिनेंट का क्राइटेरिया क्या है, कुछ है नहीं है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। सो जीलैंडिया इज एन ऑलमोस्ट एंटायरली सबमर्ज्ड mass of continental crust located in the southern Pacific Ocean that subsidized after breaking away from the Gondwana land some 80 million years ago. So Zealandia क्या है, almost entirely, almost submerged mass of continental crust. तो एक submerged mass of continental crust है which is located in the southern Pacific Ocean. The landmass may have been completely submerged by about 23 million years ago and most of it 93% remains beneath the Pacific Ocean. तो इसका जो 93% of the landmass है वो आपका submerged है, बाकी सिर्फ 7% ही ऊपर है जो न्यूजीलैंड और छोटे आइलैंड्स होते हैं। The name and concept of Zealandia was proposed in 1995. कुछ साल पहले आपका काफी ज्यादा प्रोमिनेंस में आ गया था। अगर हम इसकी पॉलिटिकल डिविजन्स देखें जीलैंडिया की, दीज आर न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया, नॉरफोक आइलैंड्स जो मैंने आपको बताया था, लॉर्ड होवे आइलैंड ग्रुप एंड एलिजाबेथ, छोटे छोटे आइलैंड है आपके एलिजाबेथ एंड मिडलटन रीफ्स। इट इज नोन एज ऑल्सो नोन एज तस्मैंथिस। तो अगर क्वेश्चन आए जीलैंडिया के ऊपर क्वेश्चन आए पर तस्मैंथिस आ जाए तो इस वजह से आपका तस्मान आपका जो है आपका तस्मानिया करके भी ऑस्ट्रेलिया के आपके साउथ में एक छोटा सा आइलैंड है, तो प्रॉब्ली उससे डिराइव होता है, तो तस्मैंथिस है। तो बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द तस्मान सी, तो हो सकता है जीलैंडिया के ऊपर ना क्वेश्चन है पर तस्मान सी के ऊपर आ जाए, फिर तस्मैंथिस आ जाए। और इसका लोकल नेम जो वहां पे इसके ओरिजिनल जो लोग ओरिजिनली यहाँ पे रहते थे वो इसका नाम देते हैं तेरियू ए मॉई, TERIUAMAUI, तेरियू ए माओई। तो ये इसका अनदर नेम है जीलैंडिया का। तो हो सकता है तस्मैंथिस, तेरियो ए माओई, ये सारे नाम आपके यूज करे जाएं आपके। तो इट हैज बीन वाइडली described as a continental fragment, a microcontinent, a submerged continent, or a continent. However, some geologists have concluded that Zealandia आपका fulfills all the requirements. That Zealandia fulfills all the requirements to be considered as a continent rather than a microcontinent or a continental fragment. तो ये डिबेट चल रहा है कि whether it's a continent or not. तो मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या कॉन्टिनेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया है, क्या कॉन्टिनेंट की यही आपकी क्राइटेरिया होना चाहिए कि इट हैज टू बी अ बिग लैंड मास व्हिच इज सेपरेटेड
फ्रॉम द अदर लैंड मास बाय अ वाटर बॉडी समथिंग। तो इस तरीके से क्या है, अगर क्राइटेरिया होना चाहिए, अगर वो क्राइटेरिया है तो यूरोप कैसे आपका वहां पे कॉन्टिनेंट हो गया, क्योंकि यूरोप तो आपका एशिया आपका जो पूरा है उससे वहां पे अटैच्ड है, पर यूरोप को तो हम कॉन्टिनेंट अब कंसिडर करते हैं यूरल माउंटेन से। तो अगेन अफ्रीका भी देखा जाए तो सिर्फ आपका रेड सी ही है आपका, और बीच में आपका सुएज कैनाल आता है। तो ओवरऑल तो देखा जाए तो आपका कॉन्टिनेंट के डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये आपका डेफिनेशन आपके नहीं है, अगर हम इसके कॉन्टिनेंट की देखें तो यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है। तो अगेन क्या कॉन्टिनेंट की कोई डेफिनेशन है, यूनाइटेड नेशन ने को डिफाइन करा है अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें? तो अगर हम कॉन्टिनेंट की ओरिजिनल डेफिनेशन देखें, सो ओरिजिनली द टर्म कॉन्टिनेंट was applied to any area of land of any size not separated by water including islands। तो ये ओरिजिनल टर्म थी। However, today continents are understood to be large, continuous, distinct mass of islands, ideally but not necessarily separated by expanses of water। तो मैंने आपको यूरोप वाला आपका क्राइटेरिया बताया कि टुडे कॉन्टिनेंट्स आर अंडरस्टूड टू बी लार्ज, कंटिन्यूअस, डिस्टिंक्ट मास ऑफ लैंड, आइडियली बट नॉट नेसेसरली सेपरेटेड बाय एक्सपेंसेस ऑफ वाटर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्राइटेरिया, नो मिनिमम रिक्वायर्ड मिनिमम साइज इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई एज लार्ज और वेरी लार्ज हैज बीन डिफाइंड, नॉट द रिक्विजिट डिग्री ऑफ फिजिकल सेपरेशन। तो अगर हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि लैंड मास को इतना बड़ा साइज होना चाहिए तभी वो कॉन्टिनेंट होगा, या फिर इतना फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए दो लैंड मास के बीच में तभी कॉन्टिनेंट होगा। जैसे चलो यार नॉर्थ अमेरिका या फिर अमेरिका को देखें, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, तो वो काफी ज्यादा डिस्टेंट है आपका अफ्रीका से और आपका एशिया से। पर अगेन अफ्रीका इज नॉट दैट फार, आपका कंटिन्यूस लैंड है आपकी एशिया से अगर देखा जाए, यूरोप भी है, तो ना वहां पे फिजिकल डिस्टेंस का क्राइटेरिया आता है। तो कोई लार्ज मिनिमम साइज है ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड ना फिजिकल सेपरेशन का कोई क्राइटेरिया। कॉन्टिनेंट्स आर देयरफॉर डिफाइंड बाय कन्वेंशन रादर दैन सम स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। ऐसा यूनाइटेड नेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। The criteria used can be of geographical reason, historical reason, cultural reason। तो हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन आपका, एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस, तो यहां पे अगेन आ जाता है मेजर रीजन आपका कि दैट्स व्हाई यूरोप इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट कॉन्टिनेंट। पॉलिटिकल अगेन और इवन फिलोसॉफिकल नेचर। तो ये आपके आते हैं जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, एंथ्रोपोलॉजिकल, पॉलिटिकल। तो इसी क्राइटेरिया को यूज करके ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशन कुछ कॉन्टिनेंट्स आपके डिफाइन करे जाते हैं। And again, the number of continents, again, that's why varies from 4 to 7 depending on the criteria. Ordered from largest in area to smallest, the 7 regions are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia। ठीक है। तो अगेन जैसे मैंने बताया था कि आपका ये आपके मेजर कॉन्टिनेंट्स या फिर आपके रीजन माने जाते हैं। हाउएवर डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया अगेन इट कैन चेंज। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ दैट अगर सिमिलर आपका लैंड साइज माना जाए तो जैसे यूरेशिया आता है आपका, तो यूरेशिया को एक माना जाता है, और एफ्रो यूरेशिया, अगर अफ्रीका और यूरेशिया, यूरोप और एशिया को एक ही अगर माना जाए, और या फिर अमेरिका को एक ही माना जाए, तो इसी चक्कर में इसलिए 4 भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लैंड मास की अगर बात करे जाए तो आपके अगर सिंगल विदाउट एनी आपका सेपरेशन ऑफ वाटर बॉडी देखा जाए तो आपका यूरोप, एशिया और अफ्रीका आपका एक कॉन्टिनेंट बन जाता है आपका, और अमेरिका आपका बन जाता है। तो 2 कॉन्टिनेंट एक बन गए, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, तो ये 2 कॉन्टिनेंट बन गए। अमेरिका, एफ्रो यूरेशिया हो गया, तीसरा हो गया आपका फिर अंटार्कटिका, और चौथा आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया का रीजन हो गया आपका। तो अगेन इसलिए 4 भी हो सकते हैं। तो ये है आपका न्यूजीलैंडिया हैज बीन आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ कॉन्टिनेंट अगेन। तो इसके ऊपर डिबेट चल रहा है, तो अगेन इसमें ये आपका इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन है। सोचा अगर सारी चीजें डिस्कस करें तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगेन पपुआ न्यू गिनी, ये आपका कोरल सी है आपका, ये तस्मानिया है, तस्मन सी से है, इसीलिए जीलैंडिया का नाम भी तस्मांतिस आपका था। सदर्न ओशन है, इंडियन ओशन है, इंडियन, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते। और ये आपकी टेरिटरीज हैं आपकी, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये सब तो ध्यान रख लेंगे, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये क्वींसलैंड है, ये न्यू साउथ वेल्स है, ये विक्टोरिया है, ये तस्मानिया है। इनकी कैपिटल्स देख लेना आपका, मेलबोर्न, कैनबरा, आपका कैनबरा आपकी कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की, सिडनी, ब्रिस्बेन, एडिलेड, तो ये आप देख सकते हैं आपका। तो क्वींसलैंड ध्यान रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 चीजों के चक्कर में। एक तो ग्रेट बैरियर रीफ आपकी यहाँ पे है, और दूसरा एक और माइन है कार्मिशेल माइन करके, ये आपकी क्वींसलैंड में ही लोकेटेड है। और क्वींसलैंड में एक आपका बेसिन है, ये क्वींसलैंड आप देख रहे हैं कि ये क्वींसलैंड है, तो क्वींसलैंड में एक बेसिन है, गिलिली बेसिन। तो
क्वींसलैंड के अंदर गैलीली बेसिन है, गैलीली बेसिन के अंदर आपका कार्मिशेल माइन है आपका। तो इस यहाँ पे ये कार्मिशेल माइन है, इसका सिग्निफिकेंस ये, इस माइन के बारे में हम क्यों पढ़ रही है, ये कोल माइन है जो डेवलप करे अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप के जो ओनर है गौतम अदानी, ही रिसेंटली बिकेम अ सेंटी बिलियनियर, सो ही इज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ सेंटी बिलियनियर। सेंटी बिलियनियर क्या होता है आपका, अगेन दैट इज CENTI, नॉट SCENTI वाला सेंटी नहीं है, ठीक है, तो ये आपका गलत है। सेंटी बिलियनियर मतलब आपका $100 बिलियन इनकी वर्थ है। तो ये इन्होंने अंबानी जी को भी क्रॉस कर लिया, मुकेश अंबानी, नॉट अनिल अंबानी ऑफ कोर्स। तो अंबानी जी को भी क्रॉस कर चुके हैं एंड ये इंडिया के फर्स्ट सेंटी बिलियनियर हैं। तो वही अदानी ग्रुप जिनकी वेल्थ बहुत ज्यादा एकदम से आपके राइज करी गई है, तो वही कार्मिशेल माइन आपका कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। यहां से कोल आपका एक्सट्रैक्ट करा जाएगा। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट और द लार्जेस्ट कोल प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। यहां से कोल एक्सट्रैक्ट करा जाएगा, 2 रेलवे लाइंस जाएंगी, अबॉट पॉइंट पे और हे पॉइंट पे। यहां से कोल ट्रांसपोर्ट करा जाएगा एंड यहां से कोल आपका एक्सपोर्ट करा जाएगा इंडिया, या फिर यहां से इंडिया इंपोर्ट करेगी कोल। तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये ग्रेट बैरियर रीफ के भी काफी पास है आपका। इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे काफी प्रोटेस्ट भी चलते रहते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ को आपका हार्म होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के, और एक्सरसाइजेस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी काफी एक्सरसाइज होती रहती है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक है, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ आपकी करी थी, ऑस्ट्रेलिया ने ऑर्गेनाइज करी थी, और इंडिया ने 2018 में पार्टिसिपेट करा था, एयरफोर्स, इंडिया की एयरफोर्स ने। अगेन ये एयरफोर्स, ये पिच ब्लैक है, ये एविएशन एक्सरसाइज है अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी की एक्सरसाइजेस की बात करें। अगेन ये एक्सरसाइज पिच ब्लैक है, बायलेटरल नहीं थी, काफी सारी कंट्रीज इनवाइट करी गई थी, तो इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करा था। ऑस्ट्रा हिंद करके एक ऑर्गेनाइज आपकी एक्सरसाइज है, वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की आर्मी आपका कोऑर्डिनेट करते हैं। और ऑस इंडेक्स है, ये आपका बे ऑफ बंगाल में करी गई थी, इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की नेवी ने पार्टिसिपेट करा था। मालाबार में भी आपका यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने पार्टिसिपेट करा था। तो ये काफी सारी एक्सरसाइज हैं जो टाइम टू टाइम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया करते रहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ मैंने आपको बता दिया था, ये इसकी लोकेशन है, और ये आपका कोरल ब्लीचिंग है। अब ग्रेट बैरियर रीफ तो बता दिया था आपका, ये क्वींसलैंड के यहाँ पे उस पे है। और कोरल ब्लीचिंग के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। ये कोरल ब्लीचिंग का है, जब कोरल आपका ब्लीचिंग, जब आपका जो कोरल रीफ्स होते हैं, जब वो अपना कलर लूज करना शुरू कर देते हैं, उसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। और व्हाट कॉजेस कोरल ब्लीचिंग? फर्स्ट इज चेंज इन ओशन टेम्परेचर, दैट इज इंक्रीज ओशन टेम्परेचर कॉज बाय क्लाइमेट चेंज इज द लीडिंग कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग, क्योंकि ये वार्म वाटर में आपका ज्यादा सर्वाइव नहीं करते। जब ओशन टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है तब कोरल ब्लीचिंग होती है। दूसरा हो गया रन ऑफ एंड पॉल्यूशन, स्टॉर्म जनरेटेड precipitation can dilute ocean water and runoff can carry pollutants, these can bleach near shore corals. ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट, इसी वजह से कोरल आपका शैलो वाटर्स में नहीं होते, डीप वाटर्स में होते, क्योंकि डीप वाटर्स में सनलाइट नहीं जाती। शैलो वाटर्स यानी कि पानी जहां डीप होता है, तो वो वहां पे उनको सनलाइट के साथ ज्यादा एक्सपोज कर देते हैं, इस वजह से कोरल्स वहां पे ब्लीचिंग, अगर शैलो वाटर्स में होता है तो कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। व्हेन टेम्परेचर्स आर हाई, हाई सोलर इरिडेंस कंट्रीब्यूट्स टू ब्लीचिंग इन शैलो वाटर कोरल्स। एंड एक्सट्रीम लो टाइड्स, एक्सपोजर टू द एयर ड्यूरिंग एक्सट्रीम लो टाइड्स कैन कॉज ब्लीचिंग इन शैलो कोरल्स। ये आपके रीजंस होते हैं। कोरल रीफ्स मैंने आपको बताया था कि दैट ईच कोरल इज कॉल्ड अ पॉलिप and thousands of polyps live together to form a colony which grows when polyps multiply to make copies of themselves. Corals are of two types, hard coral and soft corals. Hard corals are also called reef building corals, extract calcium carbonate from the seawater to build hard white coral exoskeletons. Soft coral polyps however borrow their appearance from plants. अब हम बात करते हैं जूजेंथेले के बारे में। कोरल शेयर अ symbiotic relation with single celled algae by the name of zooxanthellae. तो सिंगल सेल्ड एल्गी है आपका, उसके साथ एक symbiotic relation शेयर करते हैं। The algae provides coral with food and nutrients which they make through photosynthesis using sunlight. In return the corals give algae a key home and a nutrients. तो अगेन ये सिम्बायोटिक रिलेशन है कि जूजेंथेले ही है जो कोरल रीफ्स को उसका कलर प्रोवाइड करता रहता है, और कोरल रीफ्स जूजेंथेले को घर प्रोवाइड कर देते हैं। तो यही इसको कोरल्स को ब्राइट कलर देते हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ है, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीफ सिस्टम स्ट्रेचिंग अक्रॉस 2300 किलोमीटर। तो लेकिन ये काफी थ्रेट के अंदर है, जो मैंने आपको बताया था कोरल रीफ्स के चक्कर में कोरल ब्लीचिंग होता है जब कोरल्स अपना लूज कर लेते हैं। तो जब भी स्ट्रेस होता है एयर टेम्परेचर के चक्कर में, लो टाइड्स के चक्कर में, वहां पे आपका एयर एक्सपोज कर देती है,
या फिर आपका शैलो वाटर के चक्कर में, जब आपका सन आपका राइजिंग टेम्परेचर होता है तो उस चक्कर में। तो कोरल रीफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ये आपके पैसिफिक आइलैंड्स की बात होगी। अब पैसिफिक आइलैंड्स के बारे में हमने बात करी है, तो एक और ऑर्गेनाइजेशन है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसकी मेंबरशिप इंडिया काफी टाइम से सीख कर रहा है। हमने पैसिफिक आइलैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, पैसिफिक रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने सोलोमन आइलैंड्स के बारे में बात कर ली, किरिबाती के बारे में बात कर ली, जियोलैंडिया के बारे में बात कर ली, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर ली ब्रीफली, जो भी की पॉइंट्स है प्रीलिम्स के लिए। साथ में हम एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है एशिया पैसिफिक। तो पैसिफिक रिम पे जो एशिया की कंट्री है, और साथ में आपकी ये जो पैसिफिक रिम पे आपका पैसिफिक रीजन में आपका अमेरिकाज आपके जो लोकेटेड है, वो इसके मेंबर्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसके मेंबर है। रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड चाइनीज तेपी यानी कि ताइवान, दोनों इसके मेंबर हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। वैसे तो ये बात है कि इंडिया चलो पैसिफिक रीजन में आपके कोस्टलाइन शेयर भी नहीं करता, पर बहुत सारे और भी रीजन है। ऐसा होता है काफी बार कि आप किसी पर्टिकुलर रीजन में आते नहीं हो आपका, पर फिर भी आप मेंबरशिप गेन कर लेते हो। तो एशियान कंट्रीज हो गई आपके, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पपुआ न्यू गिनी हो गई, न्यूजीलैंड हो गया। तो ये सारी आपकी आ जाती हैं, एंड साथ में आपकी ये सारी पेरू एंड चिली भी आ जाती है आपकी लैटिन अमेरिका की। तो इसमें 21 कंट्रीज हैं। इट स्टार्टेड इन 1989। तो वही लगा कि अब चलो यार इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होनी चाहिए। एशिया जो आपकी टाइगर इकोनॉमीज है, ताइवान हो गया, हांगकांग हो गया, वो भी काफी राइज कर रही हैं। तो क्यों ना बाकी सारी जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, आपकी कनाडा हो गई, यूएसए होगी, तो वो इनके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहती थी अपनी। तो इसका सेक्रेटेरिएट कहां पे है इसका? इट इज हेडक्वार्टर्ड इन सिंगापुर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव इसका वही है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है इसका। ताइवान के इसके अंदर मेंबर है। मेंबर मैंने आपको बता दिया। इंडिया काफी टाइम से एपेक की मेंबरशिप आपका सीड कर रहा है, बट अगेन इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अभी इस टाइम पे इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है, बट यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड पपुआ न्यू गिनी ये से सपोर्ट करते हैं। रशिया भी इसके अंदर है। फ्रेंड्स, मैंने ये तो हो गए पैसिफिक आइलैंड्स के। साथ में मैंने आपको बताया था कि कुछ और भी टॉपिक्स हैं, वो भी मैं सोच रहा हूँ इस टाइम पे शेयर कर दूं। प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी आर्टिकल में एक टॉपिक आया था जिबूती के बारे में, कि चाइना सोलोमन आइलैंड पे जो अपना मिलिट्री बेस कंडक्ट करने का प्लान कर रहा है, दैट विल बी द सेकंड मिलिट्री बेस इन एनी इंडिपेंडेंट कंट्री। तो जो पहला इसका मिलिट्री बेस है, जो मेजर मिलिट्री बेस है, वो जिबूती में है। इसके बारे में भी देख लेते हैं। इंडिया भी इसको बहुत ज्यादा फोकस दे रहा है। तो ये जिबूती है। अगेन ये छोटी सी कंट्री है आपका, जो गल्फ ऑफ एडन में है। ये ध्यान रखना कि गल्फ ऑफ एडन डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम एडन विच इज लोकेटेड इन यमन, जहां पे सिविल वॉर चल रही है। हाउतीज आपका अटैक कर रहे हैं। तो ये रेड सी आपका होता है, फिर यहां पे गल्फ ऑफ एडन होता है, एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम आपका बब अल मंदेब स्ट्रेट, BABELMANDEB स्ट्रेट, बब अल मंदेब स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट आपका सेपरेट करती है आपका गल्फ ऑफ एडन एंड आपका रेड सी। ये आपका बब अल मंदेब स्ट्रेट है आपका। तो दिस सेपरेट्स आपका येमेन फ्रॉम जिबूती और द अफ्रीका, और फ्रॉम रेड सी टू गल्फ ऑफ एडन, बब अल मंदेब स्ट्रेट ये आपका है। और लेकिन आपका अगर हम पर्शियन गल्फ की बात करें, जो आपका गल्फ कंट्रीज को और आपका पर्शियन गल्फ ऑफ आपका ये अरेबियन सी को सेपरेट करता है, आपका पर्शियन गल्फ और आपका, तो वो आपका होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आपका। तो ये ध्यान रखना। तो ये जिबूती की लोकेशन है आपका। इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। एरिट्रिया करके है इसके आपके बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में। फिर इसके बाकी सारा आपका वेस्ट साइड में, साउथ में आपका इथोपिया है, एंड आपका साउथ आपका ईस्ट में है आपका सोमालिया। तो एरिट्रिया, इथोपिया एंड सोमालिया। इथोपिया भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि यहां पे भी एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है टिग्रे करके। तो टिग्रे करके एक रीजन है यहाँ पे भी आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है इथोपिया। तो अगेन दिस इज इथोपिया, नॉट जिबूती। जिबूती सिर्फ ये है, और इसकी कैपिटल सिटी का नाम भी जिबूती है आपका। और यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे एक कैंप लेमोनियर करके है। तो यहाँ पे यूएसए का मिलिट्री बेस है जिबूती में। इनफैक्ट जिबूती की कैपिटल में ही जो जिबूती है, वहीं पे आपका कैंप लेमोनियर है। तो यूएसए का तो मिलिट्री बेस, सॉरी नेवल बेस है यहाँ पे। साथ में चाइना भी अपना फर्स्ट आपका मिलिट्री बेस यहाँ पे डेवलप कर रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था जिबूती के बारे में। सो 4 डिफरेंट स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सोमालिया मैंने आपको बता दिया, इथोपिया,
एरिट्रिया एंड जिबूती, जो 4 कंट्रीज मैंने आपको बताई थी कि जिबूती है, टॉप पे आपका एरिट्रिया है, फिर इथोपिया आता है और साथ में सोमालिया आता है। तो ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आता है, तो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेड आपका यहां से पास होता है। अगेन इसकी पॉपुलेशन बहुत छोटी सी है, बट अगेन बब अल मंदेब जो आपका स्ट्रेट है वो आपका गल्फ ऑफ आपका एडन कनेक्ट करता है रेड सी से, एंड अल्टीमेटली इट कनेक्ट्स टू द सुएज कैनाल, जहां से आपका काफी ज्यादा ट्रेड पास होता है। सुएज कैनाल के पीछे अभी लास्ट ईयर आपका एक वहां पे शिप आपका अटक गया था वहां पे, जिसकी वजह से ट्रेडिंग काफी इंपैक्ट हुई थी। तो सुएज कैनाल के बारे में भी पढ़ लेना। इजिप्ट में आपका लोकेटेड है आपका, 1956 में आपका सुएज कैनाल को नेशनलाइज करा था, वॉर भी हुई थी, तो उसके बारे में भी पढ़ लेना। प्रीलिम्स और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस इस वजह से जिबूती की है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी काफी है। पर चाइना यहाँ पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है। इनफैक्ट जिबूती इज द फर्स्ट एवर फॉरेन मिलिट्री बेस फॉर चाइना, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे आपका चाइना के मिलिट्री फोर्सेस भी आते हैं। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने इनिशियली तो जिबूती को इग्नोर करा था, बट फ्रॉम रीसेंट इन सम रीसेंट ईयर्स काफी ज्यादा आपका इंडिया जिबूती को फोकस कर रहा है, खासकर थैंक्स टू मोदी जी। तो मोदी जी के चक्कर में काफी ज्यादा जिबूती पे फोकस करा जा रहा है। इनफैक्ट आपके जो इंडिया के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, ही पेड अ स्टेट विजिट टू जिबूती फ्रॉम in 2017 and became the first Indian leader to visit Djibouti। तो फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह भी इग्नोर ही करते थे, सीधे सोचा चलो ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वहां पे चले जाते हैं वहां पे, तो मोदी जी नहीं गए थे, ये इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए एक वहां पे मैकेनिज्म शुरू करा था। दूसरा, महात्मा गांधी वहां पे एक लीडरशिप आपका महात्मा गांधी सेंटर फॉर लीडरशिप इनॉग्रेट करा था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका है कि ऑपरेशन राहत एक कंडक्ट करा गया था जब वहां पे यमन में सिविल क्राइसिस चल रहा था। अभी सीज फायर हुई है यमन में, वहां पे जो हाउती सिविल वॉर चल रही है 2014-2015 से यमन में, तो वहां से इंडियंस को इवैक्यूएट करना था। तो हमारे जो एक्स जनरल वीके सिंह जी हैं, जो उस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे, उन्होंने ऑपरेशन राहत आपका कंडक्ट करा था, जिसके अंदर इंडियंस को इवैक्यूएट करा गया था। तो आप देख सकते हैं कि यमन के अक्रॉस ही, स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब के अक्रॉस ही वहां पे आपका जिबूती है। तो जिबूती ने काफी इंडिया को हेल्प करा था इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए। तो ऑपरेशन राहत, ये आप ध्यान रखना। अभी इस टाइम पे यूक्रेन से सिटीजन्स लाने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च करा था। तो इसी बैकग्राउंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड पद्म विभूषण, अगेन द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया, टू प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ जिबूती इस्माइल ओमर गुले इन 2019। तो इसी कंटेक्स्ट में पद्म विभूषण दिया गया था। तो ये आपके जिबूती के बारे में है कि 2017 में प्रेसिडेंट गए थे, ऑपरेशन राहत में हेल्प करी थी, 2019 में पद्म विभूषण दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगेन हो सकता है पहले पास में ना आए हो अभी, लेकिन अभी आ सकते हैं। अब ताइवान के बारे में पढ़ लेते हैं। क्यों इस तरह से ताइवान के बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया था कि चाइना ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन आपके 2019 में इस्टेब्लिश करे थे, और इसी चक्कर में सोलोमन आइलैंड्स अलोंग विद किरिबाती दोनों ने ताइवान को डिच करके चाइना के पास चले गए थे। वो इस तरह से था कि चाइना ने, जो ताइवान ने 2 डिकेड्स में 20 साल में जितनी एड दी थी उसकी 5 टाइम्स चाइना ने एक बारी में दे दी थी। तो ऑब्वियसली इट वाज मोर लाइक द ब्राइबिंग द ऑफिशियल्स ओवर देयर। तो इसी कंटेक्स्ट में ये ताइवान को छोड़ के उसके पास चले गए। तो ताइवान के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार कि ताइवान यह यहाँ पे आइलैंड है, स्ट्रेट ऑफ ताइवान आपका यहाँ पे है, और एक आपका आइलैंड है यहाँ पे, ये इसको फॉर्मोसा भी कहते थे आपको। स्ट्रेट ऑफ ताइवान सेपरेट्स ताइवान फ्रॉम द मेनलैंड चाइना आपका, ये आपकी लोकेशन है। इसको फर्स्ट आइलैंड चेन भी कहते हैं। ये फर्स्ट आइलैंड चेन है जो साउथ कोरिया आपका, जापान, ताइवान आपका आ जाता है, बिकॉज दीज आइलैंड्स आर वेरी क्लोज टू आपका यूएसए। फर्स्ट आइलैंड चेन विच इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ यूएस फ्रेंडली टेरिटरीज दैट आर क्रूशियल टू यूएस फॉरेन पॉलिसी। इसकी कैपिटल तेपी है, तो कभी कभार इसको चाइनीज तेपी भी कहा जाता है ओवरऑल ताइवान को। तो आइलैंड है। अब इसका रिकॉग्निशन की बात करें तो इनिशियली आपका जब 45 में आपका यूएन बना था, तो वहां पे रिपब्लिक ऑफ ताइवान जो मतलब जो उस टाइम पे तो क्योंकि डिवीजन नहीं हुई थी, 1949 में ही आपका डिवीजन हुआ था चाइना एंड ताइवान के बीच में। उस टाइम पे तो आपका ओवरऑल जो चाइना ताइवान आपका था वो आपका रिप्रेजेंट करता था चाइना को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इन 1971 यूनाइटेड नेशन एक्सपेल्ड रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट इज ताइवान एंड ट्रांसफर्ड चाइनास सीट टू द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यहाँ पे भी 2 चाइना आपके, रिपब्लिक ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो हम मेनलैंड चाइना की बात कर रहे हैं, एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट इज ताइवान। तो उस टाइम पे एक्सपेल कर दिया गया था, और इस टाइम पे इसी वजह से ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ही लिमिटेड है। ताइवान
सिर्फ 14 सोवरेन स्टेट्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करता रहता है, जिसमें सोलोमन आइलैंड्स एंड किरिबाती नहीं है अब। 13 of which are member states of United Nation, whereas the remaining sovereign state is the होली सी और द वैटिकन सिटी। होली सी गवर्न करती है वैटिकन सिटी को, जो रोम में लोकेटेड है आपकी। एंड वैटिकन सिटी को अलग से क्यों करा गया है? बिकॉज इट इज अ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑब्जर्वर स्टेट, यूएन जनरल असेंबली ऑब्जर्वर स्टेट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही ऐसी स्टेट्स हैं जिनको ये स्टेटस दिया गया है, यूएन जनरल असेंबली ऑब्जर्वर स्टेट। तो वो ऑब्जर्व कर सकती है पर वोट नहीं कर सकती। तो एक तो होली सी होगी, दूसरा आपका पैलेस्टीन हो गया, जिसके अंदर वेस्ट बैंक और आपका गाजा स्ट्रिप आता है इजराइल के अंदर आपका। तो कौन सी हैं ये 14 स्टेट्स? एक तो मैंने आपको बता दिया कि वैटिकन सिटी और होली सी आ गया। दूसरा है बाकी आपकी 13 है, बेलिज, एस्वातिनी, ये आपका सारा अमेरिकाज में है, ग्वातेमाला, हैती, होली सी आ गया। तो ये आपके 4 तो आपके अमेरिका में आ गए आपकी। होंडुरस, मार्शल आइलैंड्स, नोरू, पलाऊ, पैराग्वे, पैराग्वे आपकी मेजर कंट्री होगी लैटिन अमेरिका में, सेंट किटिस एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिनस एंड तुवालू। तो ये आपके काफी कैरिबियन आइलैंड्स हो गए आपके। फिर आपके सेंट्रल एशिया, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हो गई, साउथ पैसिफिक आइलैंड्स की आपकी कंट्रीज हो गई, कुछ लैटिन अमेरिका की हो गई। तो ये आपकी कंट्रीज है जो रिकॉग्नाइज करती हैं। एंड स्प्लिट इनके बीच में कब हुआ था? ताइवान सेपरेट हुआ था चाइना से, क्योंकि इसमें भी काफी चाइना अग्रेसिव हो रहा है, वो क्लेम करे जा रहा है। ये भी डर है कि चाइना प्रोबेबली ताइवान पे अटैक करेगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आपकी लेड बाय माओ जेडोंग, वो उन्होंने सिविल वॉर हुई थी आपकी चाइना में, तो वो जीत गए थे वहां पे एंड दे टुक कंट्रोल ऑफ द बीजिंग। और जो वहां पे उस टाइम पे गवर्निंग पार्टी थी कोमिंतांग, दे फ्लेड टू द नियर बाय आइलैंड ऑफ फॉर्मोसा विच इज नाउ नोन एज ताइवान। तो वहां पे तभी से वहां पे दोनों एक दूसरे को वहां पे ब्लेम कर रहे हैं कि कोमिंतांग जो है, केएमटी जो मेजर पार्टी है ताइवान की, वो कहती है कि हम रियल चाइना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहती है हम रियल चाइना। तो ताइवान सिर्फ एक ब्रेक अवे आपका टेरिटरी है। तो ये आपका स्टेटस है। और साथ में हम एक और चीज के ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में बात कर लेते हैं, लुजोन स्ट्रेट के बारे में। तो लुजोन स्ट्रेट है इज द स्ट्रेट बिटवीन ताइवान एंड द लुजोन आइलैंड ऑफ आपका फिलीपींस। तो ये आपका ताइवान है, यहां पे आपका फिलीपींस आ जाता है आपका। तो ये आपका लुजोन स्ट्रेट है आपका। तो अगेन ताइवान स्ट्रेट तो बहुत सिंपल है, चाइना और ताइवान को सेपरेट करता है ताइवान स्ट्रेट आपका, पर लुजोन स्ट्रेट सेपरेट करता है आपका ताइवान विद फिलीपींस आपका। So Luzon Strait is a strait between Taiwan and the Luzon island of Philippines. The strait connects the Philippine Sea to the South China Sea in the Western Pacific Ocean. तो ये आपका पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। If you like the lecture, then do press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel of AQ Bias. If you have any query, then please connect with us via various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, and YouTube. और अगर इस लेक्चर के कंटेक्स्ट में या फिर आपके प्रीलिम्स के लिए लगता है कि कोई और टॉपिक है जो हम कवर कर सकते हैं आपके लिए, तो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias. बाय, थैंक यू।